नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सातवाहन राजवंश के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको सातवाहन राजवंश के पूरे इतिहास, उत्पत्ति, साम्राज्य और गिरावट कैसे हुई, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं सातवाहन राजवंश का प्रारंभिक इतिहास क्या था। सातवाहनों का इतिहास सिमुक अथवा सिंधुक के समय से प्रारंभ होता है। वायु पुराण का कथन है कि आंध्र जातीय सिंधुक कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर और शुंगों के बीच बची हुई शक्ति को समाप्त कर पृथ्वी पर शासन करेगा। इससे लगता है उसने शुंगों और कण्वों से विदिशा के आसपास का क्षेत्र जीत लिया होगा। और पुराणों के अनुसार शिमुक ने 23 वर्षों तक शासन किया और उसके नाम का उल्लेख नानाघाट चित्रफलक अभिलेख में मिलता है। अजय मित्र शास्त्री को भी हाल ही में उसके 7 सिक्के प्राप्त हुए और नानाघाट के लेख में उसे राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है। जैन गाथाओं के अनुसार उसने जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया और अपने शासन के अंतिम दिनों में वो दुराचारी हो गया और मार डाला गया। सिमुक की तिथि के विषय में विवाद है। संभवतः उसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीयार्ध में शासन किया और इसका राज्यकाल सामान्य 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कर्ण यानी कृष्ण राजा बना, क्योंकि सिमुक पुत्र सातकर्णी अवयस्क था। कृष्ण ने अपना साम्राज्य नासिक तक बढ़ाया। उसके श्रमण नामक एक महामात्र ने नासिक में गुफा का भी निर्माण करवा और यहाँ से प्राप्त एक लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। उसने 18 वर्षों तक राज्य किया और कृष्ण की मृत्यु के बाद श्री सातकर्णी जो सिमुक का पुत्र था और सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा। वो प्रथम सातकर्णी के नाम विख्यात है, क्योंकि अपने वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला वो पहला राजा था। सातकर्णी प्रथम प्रारंभिक सातवाहन नरेशों में सबसे महान था। उसने अंगीय कुल के महारथी त्रनकईरो की पुत्री नायानिका के साथ विवाह कर अपना प्रभाव बढ़ाया। महारथियों के कुछ सिक्के उत्तरी मैसूर से मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि वे काफ़ी शक्तिशाली थे और नाम मात्र के लिए सातकर्णी की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। उनके साथ वैवाहिक संबंध थे और सातकर्णी को राजनैतिक प्रभाव के विस्तार में अवश्यमेव सहायता प्रदान किया होगा। नायायिका के नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप और विदर्भ के प्रदेशों की विजय की और विदर्भ उसने शुंगों से छीना और दृढ़ समय के लिए उसने अपने नियंत्रण में रखा था। इसी समय वासिष्ठ पुत्र आनंद, जो सातकर्णी के कारीगरों का मुखिया था, उसने सांची स्तूप के तोरण पर अपना लेख खुदवाया और ये लेख पूर्वी मालवा क्षेत्र पर उसका अधिकार प्रमाणित करता है और पश्चिमी मालवा पर उसके अधिकार की पुष्टि श्रीसात नामधारी सिक्कों से हो जाती है, जो क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार संपूर्ण मालवा क्षेत्र उसके अधिकार में था और पूर्व की ओर उसका राज्य कलिंग की सीमा को स्पर्श करता था। उत्तरी कोंकण और गुजरात के कुछ भागों को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया और सातकर्णी को कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। हाथी गुम्फा लेख से पता चलता है कि अपने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष खारवेल ने सातकर्णी की परवाह न करते हुए पश्चिम की ओर अपनी सेना भेजी और ये सेना कर्णवेगा नदी तक आई और आसिक नगर में आतंक फैला गया। ये स्थान सातकर्णी के ही अधिकार में था और यहाँ की खुदाई से हाल ही में सातकर्णी के सिक्के मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णी ने खारवेल का प्रबल प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप कलिंग नरेश को वापस लौटना पड़ा। यदि खारवेल विजित होता तो इस घटना का उल्लेख महत्वपूर्ण ढंग से अपने लेख में किया होता। खारवेल का आक्रमण एक घावा मात्र था, जिसने टालने में सातकर्णी सफल रहा। इस प्रकार सातकर्णी एक सार्वभौम राजा बन गया। उसने 2 अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया और प्रथम अश्वमेघ यज्ञ राजा बनने में तत्काल बाद तथा द्वितीय अपने शासन काल के अंत में किया होगा। अश्वमेघ यज्ञ के बाद उसने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई और इनके ऊपर अश्व की आकृति मिलती है। उसने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की। उसका शासनकाल भौतिक दृष्टि से समृद्धि और संपन्न का काल था।
सातकर्णी प्रथम पहला शासक था जिसने सातवाहनों को सार्वभौम स्थिति में ला दिया। उसकी विजयों के फलस्वरूप गोदावरी घाटी में प्रथम विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, जो शक्ति और विस्तार में गंगा घाटी में शुंग और पंजाब में यवन साम्राज्य की बराबरी कर सकता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि एल्डर सेरागोनस एक शक्तिशाली राजा था और जिसके समय में सुपर तथा कलिन के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के लिए पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो गए थे। इस शासक से तात्पर्य सातकर्णी प्रथम से ही है। प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाकर उसने शासन किया और मालवा के साथ नामधारी कुछ सिक्के मिलते हैं और इसका प्रचलन करता सातकर्णी प्रथम को ही माना जाता है। सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहनों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। अब आइए जानते हैं सातवाहन राजवंश की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान। सातवाहनों की उत्पत्ति और मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक सिमुक को आंध्र मृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है, जबकि अपने अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को सातवाहन ही कहा है। प्राचीन काल में कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच का तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को अनार्य कहा गया है और उसके अनुसार विश्वामित्र के पुत्रों ने गोदावरी और कृष्णा के मध्य स्थित प्रदेश में जाकर आर्यतर जातियों के साथ विवाह किया। इस संबंध के फलस्वरूप आंध्र उत्पन्न हुए और महाभारत के आंध्रों को म्लेच्छ और मनुस्मृति के वर्ण संकर एवं अत्यंज कहा गया है। इस आधार पर कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्थ अर्थात निम्न वर्ण का बताते हैं, किंतु लेखों में उसके विपरीत सातवाहनों को सर्वत्र उच्च वर्ण का ही बताया गया है। अतः केवल पुराणों के आधार पर ही सातवाहनों को हम आंध्र जाति का नहीं मान सकते। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सातवाहन कुल नाम का है, जबकि आंध्र जाति का बोधक है। जी वेंकटाराव का विचार है कि उस काल में भी लेखों में केवल कुल नाम लिखने की ही प्रथा थी, जैसा कि शालंकायनो, बृहत्फलायनो, विष्णुकुंडिनो, पल्लवो, गंगो, कदम्बो, चालुक्यो, वाकाटको आदि के अभिलेखों से स्पष्ट होता है। ये प्रथा इतनी प्रबल थी कि सातवाहनों के अंतिम लेखों में भी जो आंध्र क्षेत्र से मिले हैं उन्हें आंध्र ही कहा गया है। सातवाहन नामक व्यक्ति इसका संस्थापक था और अतः इस वंश को सातवाहन कहा गया। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सातवाहन वस्तुतः ब्राह्मण ही थे, जिनमें नागों के रक्त का कुछ सम्मिश्रण था। इस वंश के शासक गोमती पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, जिनमें क्षत्रियों के दर्पचूर्ण यानी खति यदपमान मदस्नस कर दिया था। यदि एक ब्राह्मण को खति यपामनस के साथ संयुक्त कर दिया जाए तो इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि गोमती पुत्र ने केवल एक ब्राह्मण था और अपितु वो परशुराम की प्रकृति का एक ब्राह्मण था, जिन्होंने क्षत्रियों के अभिमान को चूर्ण कर दिया। और अभिलेखों के अतिरिक्त सातवाहनों के सिक्के भी महाराष्ट्र से ही पाए गए हैं। अब आइए जानते हैं सातवाहन राजवंश का इतिहास के साधन। सातवाहन राजवंश के इतिहास का अध्ययन हम साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व इन तीनों चीजों की सहायता से करते हैं। साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों का किया जाता है और सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य और वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। पुराण सातवाहनों को आंध्र वृत्तीय तथा आंध्र जातीय कहते हैं और ये इस बात का सूचक है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था और सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश में ही सीमित था। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। कुछ नामों का उल्लेख तत्कालीन लेखों में भी प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं सातवाहन कालीन लेखों में निम्नलिखित उल्लेखनीय कौन कौन से हैं। नागनिका का नानागढ़ यानी महाराष्ट्र के पुना जिले में स्थित का लेख है। दूसरा है गोमती पुत्र सातकर्णी के नासिक से दो गुहालेख। तीसरा गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। चौथा वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख। पांचवा वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का कार्ले गुहालेख। छठा यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। ये ऊपर दिए गए लेख ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं। नागानिका के नासिक लेख के सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान होता है और इसी प्रकार गोमती पुत्र सातकर्णी के लेख उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर सुंदर प्रकाश डालते हैं और ये नहपान के ऊपर उसकी विजय का पुष्ट प्रमाण है। और यज्ञ श्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण है और इससे समुद्र के ऊपर उनका अधिकार प्रमाणित होता है। सातवाहन सिक्के सीसा, तांबा, प्रोटीन में ढलवाए गए हैं।
इन पर मुख्यतः वृष, गज, सिंह, अश्व, पर्वत, जहाज, चक्र, स्वस्तिक, कमल, त्रिरत्न, उज्जैन चिन्ह, क्रोश से जुड़े 4 बाल आदि का अंकन मिलता है। क्लासिकल लेखों के विवरण भी सातवाहन इतिहास पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इनमें प्लिनी, टालमी तथा प्लेरीप्लस के लेखक के विवरण महत्वपूर्ण है और प्रथम 2 ने तो अपनी जानकारी दूसरों से प्राप्त किया था, लेकिन पेरिप्लस के अज्ञातनामा लेखक ने पश्चिमी भारत के बंदरगाहों का स्वयं निरीक्षण किया और वहां के व्यापार वाणिज्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। इन लेखों के विवरण सातवाहन कालीन पश्चिमी भारत के व्यापार वाणिज्य और शकों के साथ उनके संघर्ष का बोध कराते हैं। क्लासिकल लेखों के विवरण से पता चलता है कि सातवाहनों का पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, जो समुद्र के माध्यम से होता था। यूरोपीय देशों से मालवाहक जहाज भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर बराबर भारत पहुंचते थे। पश्चिमी तट पर भड़ोस इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक बेरी गाजा कहते हैं। सातवाहन काल के अनेक चैत्य एवं विहार नासिक, कार्ले, भाजा आदि स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनसे तत्कालिक कला और स्थापत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं सातवाहन इतिहास का अंधयुग। पुराणों में सातकर्णी प्रथम और गोमतीपूर्ण सातकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या 10 से 19 तक बताई गई है। इनमें केवल 3 राजाओं के विषय में हम दूसरे स्रोतों से भी जान सकते हैं। आपिलक, दूसरे है कुंतल सातकर्णी और तीसरे हाल। आपिलक का एक तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त है और कुंतल सातकर्णी संभवतः कुंतल प्रदेश का शासक था, जिसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। हाल के विषय में हमें भारतीय साहित्य से भी सूचना मिलती है। यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम सबसे महान था, तो शांति में हाल महानतम था। वो स्वयं बहुत बड़ा कवि और कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में उसने एक मुक्त काव्य ग्रंथ की रचना की और उसकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन निवास करते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि उपरोक्त तीनों नरेश सातवाहनों की मूल शाखा से संबंधित थे। अब आइए जानते हैं सातवाहन साम्राज्य का विनाश। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये अनेक छोटे छोटे राजाओं से विभाजित हो गया और पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय, चंद्रश्री तथा पुलोमा के नाम मिलते हैं, परंतु उनमें से कोई इतना योग्य नहीं था कि वो विघटन की शक्तियों को रोक सके। दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आबिर, आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु तथा कुंतल में चुटु सातकर्णी वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की सातवाहन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।